पाकिस्तान को भारत ने तगड़ा सबक सिखाया है और अभी ये जारी रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्पष्ट कर दिया है। अब बारी है तुर्की की, वो तुर्की जो एक समय पर भारत को अपना सबसे मजबूत दोस्त बताता था, क्योंकि मुसीबत के समय भारत उसके साथ खड़ा हुआ था। लेकिन वही तुर्की पीठ में छुरा भोंकने का काम करता है और दुश्मन देश पाकिस्तान, जो आतंकिस्तान है, के साथ खड़ा दिखाई देता है। भारत और तुर्की के बीच अब तनाव बढ़ेगा। आतंकी मुल्क पाकिस्तान का खुला समर्थन करने के बाद भारत तुर्की के संबंध काफी तल्ख हो गए हैं, जिसका सीधा सीधा असर दोनों देशों के बीच व्यापार पर पड़ता दिखाई दे रहा है। भारत में तो तुर्की के खिलाफ ऑपरेशन बायकॉट जोर पकड़ने लगा है। अब कितना नुकसान तुर्की को होगा, क्या तुर्की इससे घुटने पर आएगा, जैसी कई बातें आपके जहन में आती होगी, जिसको विशेषज्ञों के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। तुर्की ने एक बार फिर अपना असली चेहरा दिखा दिया। जब बात आतंकी मुल्क पाकिस्तान पर कार्रवाई की आई तो उसे अपना भाई बना लिया। As Turkey, hopefully in the future, during difficult days, we are going to continue supporting the Pakistani people. पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की भी पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। इसी वजह से भारत ने तुर्की का हुक्का पानी बंद करने का फैसला ले लिया है। तुर्की के सामानों पर स्ट्राइक की बड़ी तैयारी चल रही है। तुर्की ने तो पूरे खुलेआम से पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, तो नेशनल सिक्योरिटी का ये विषय हो गया और इसलिए विकास के माध्यम से इस पूरी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये जो सेलेबी कंपनी है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया है और पूरे देश में जहां जहां उनका काम शुरू था वो काम उनका बंद कर दिया। हमारे लोगों को पहलगाम में मारा गया, इसी बर्बरता कोई अगर देश करता है और उसको कोई साथ देता है तो ऐसे देशों को भी सबक सिखाना जरूरी है। जिस तरह से पाकिस्तान के नागरिकों को भारत छोड़ करके जाने के लिए कहा था, अगर केंद्र सरकार इस दिशा में भी आगे बढ़ करके करे तो मुझे लगता है कि ये भी एक दिल की भावना पूरे देश के लोगों की है कि जो देश इस युद्ध में, इस लड़ाई में हमारे खिलाफ खड़ा हुआ, खुलेआम खड़ा हुआ, उसके खिलाफ निश्चित रूप से कोई कार्रवाई होनी चाहिए। साल 2023 में पूरा तुर्की भूकंप में दहल गया था। तब महासंकट के दौर में भारत ने विमान भेजकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। इसको ऑपरेशन दोस्ती नाम दिया गया था। लेकिन 2 साल के भीतर ही तुर्की ने अपना रंग दिखा दिया, आतंकी मुल्क के साथ हाथ मिला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। भारत ने भी साफ कर दिया है, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, किसी का भी नहीं। भारत हमेशा हर मुसीबत में हर देश के साथ खड़ा रहा है। जब भी तकलीफ में कोई देश हुआ है, तुर्की का ही उदाहरण लीजिए। भूकंप आया था, भारत ने खुलकर मदद की। लेकिन एक ऐसा समय जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी दिखाई दे रही थी, तो अजरबैजान और तुर्की जैसे देश इस्लामिक राष्ट्र होने की वजह से उनकी अपनी एक अलग सियासत है के चक्कर में इस आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दिए। आइए इस पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ 2 बड़े खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अंशु जोशी, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू, और देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं शरद कोहली जी, वो भी आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो शरद जी और अंशु जी, आप दोनों का स्वागत है। शरद जी, शुरुआत आपसे। मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो ये बिजनेस पर जब अटैक करते हैं तो बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि आजकल हम जानते हैं लड़ाई असली जो है वो यहाँ पैसे की होती है। कुल मिलाकर तुर्की के खिलाफ बायकॉट के बाद हम उसको कितना घुटने पर ला पाएंगे, क्या असर इसका पड़ेगा? नमस्कार डॉक्टर प्रवीण और भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन, मेरी सह पैनलिस्ट को भी मेरा अभिनंदन। देखिए, तुर्की के साथ जो टोटल बिजनेस हम करते हैं, हम उस पर नजर डालें तो पिछले साल तक हम करीब $10 बिलियन का काम कर रहे थे। इसमें एक्सपोर्ट सरप्लस था, हम उनको भेजते ज्यादा थे, मंगाते कम थे। वहां से आने वाले सामान में तो कुछ मार्बल्स थे, कुछ उनके फैंसी वेजिटेबल्स और उसमें सेब थे और थोड़ा बहुत आयरन एंड स्टील था। जो हम यहाँ से भेजते थे उस सामान की लिस्ट बड़ी लंबी है, केमिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, मशीनरी है, मिनरल ऑयल्स है, बहुत सारी चीजें हम यहाँ से भेजते थे। पर पिछले साल मुझे लगता है तुर्की की हरकतें कुछ समय पहले दिखने लग गई थी। पिछले साल हमने वहां से बिजनेस कम किया है, हमारा वो गिर के $7-8 बिलियन पर आ गया। और मुझे लगता है जो CAIT, जो कि सबसे बड़ी ट्रेडर संस्था है भारत की, उसमें 6.5 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं। उनका यह निर्णय लेना कि हम अभी देखिए, भारत सरकार ने ट्रेड एम्बार्गो होता है वो नहीं लगाया है, मतलब भारत सरकार ने अभी ट्रेड बंद नहीं किया है, पर CAIT ने अपनी मर्जी से डिसाइड किया है कि हम तुर्की के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। अब तुर्की की आर्थिक तौर पर हालत डॉक्टर प्रवीण बहुत खराब है, जानना बहुत जरूरी है।
वहां पर इन्फ्लेशन 50% से ऊपर है। अब सुनने में 50% बहुत आसान लगता है, पर जब आप दुकान पे सामान लेने जाएंगे ना तो धुआं निकल जाता है वहां पर एक बार के लिए। और वहां पर बोरोइंग कॉस्ट, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है तो बोरोइंग कॉस्ट चढ़ चुकी है। वहां की जो करेंसी है लीरा, टर्किश लीरा बोलते हैं उसको, 1400% वो करेंसी गिर चुकी है, करेंसी फेल होने की कगार पे है। तो आर्थिक हालत बुरी, तो ऐसी बुरी आर्थिक हालत में अगर उनके ऊपर ये बहिष्कार होता है और ये ट्रेड नहीं होता, और उस पर सोने पे सुहागा हमारे जो टूरिस्ट हैं जो यहाँ से टर्की और अजरबैजान खूब जाते हैं, पिछले 2-3 साल में ये जगह बहुत चढ़ के आई है, 3-3.5 लाख लोग वहां पर जाते हैं और 3-3.5 हजार करोड़ का 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति वहां खर्च करता है जाके, 3-3.5 हजार करोड़ का वहां पर ट्रेड, वहां पर हम खर्च करके आते हैं। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि तुर्की की जो टोटल टूरिज्म इंडस्ट्री है उसका भले ही 1% हो, पर इसमें काम की बात यह है कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स वहां पर बहुत होने लग गई थी पीछे, इस्तांबुल और अंकारा में बहुत बहुत बढ़ चढ़ के खर्च हो रहा था, 20% की रफ्तार से वो बढ़ रही थी। उस पर अब सीधा सीधा असर होने वाला है, और अगर व्यापार रुकता है तो तुर्की जैसे देश पे बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि भारत से जो सामान जाता था वो बहुत सस्ती दरों पे सामान तुर्कियों को मिल रहा था, और तुर्की को अगर ये दूसरी जगह से लेना पड़ेगा तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा। अब आखिरी बार आता हूं मैं, ये जो सेलिबी कंपनी है जो इनकी एयरपोर्ट चलाती है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, ये सब जगह ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज देख रही थी। तुर्की एविएशन होल्डिंग्स करके तुर्की में कंपनी है, उसकी सब्सिडरी एयरपोर्ट सर्विसेज बना रखी, सेलिबी एयरपोर्ट सर्विसेज यहां बना रखी थी। अब जो रेसेप अर्दोआन साहब हैं, उनकी बेटी और दामाद, उनका सीधा सीधा, हालांकि वो डिनाई कर रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने तो आज मुझे पता लगा हाईकोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल कर दी है, एक पिटीशन लगा दी है, नहीं साहब हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी वजह से कैंसिल किया गया। अरे तुम एहसान फरामोश लोग हो, इसको एहसान फरामोश एक शब्द में हम कहें, जब इनके यहाँ तहस नहस हो गया था अर्थक्वेक में, उस समय भारत ने सबसे पहले पहुंचने वाला विमान था जो इनके यहाँ राहत सामग्री, कम से कम आदमी इतना तो लिहाज करता है। ये तो बिल्कुल इतनी घटिया हरकत हो गई, इतनी घटिया हरकत हो गई कि आप ये भूल गए कि भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और इनके प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि तो हमारी बेटी दामाद का कोई लेना नहीं है सेलिबी कंपनी से। अरे उनकी बेटी का लेयर्ड होल्डिंग है उसमें, झूठ बोलते हैं ये। इनको बहुत अच्छा किया भारत सरकार ने, इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, सब एयरपोर्ट से ये बाहर हो गए हैं। अब ये छटपटा रहे हैं हमारा क्या होगा, अभी देखिएगा आप और छटपटाएंगे। मैं तो डॉक्टर प्रवीण एक बहुत बढ़िया सलाह देना चाहूंगा, इन्होंने ड्रोन्स दिए पाकिस्तान को हमारे यहाँ हमला करने के लिए, ग्रीस से इनका 36 का आंकड़ा है, आंखों से आंख मिला के नहीं देख सकते इतना। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार ग्रीस को ब्रह्मोस दे, ग्रीस को आकाश मिसाइल्स दे, और जो इनके यहाँ हमले के लिए काम में आए, जो इन्होंने किया है, इनको उससे बिल्कुल जैसे को तैसा जवाब, और एहसान फरामोश। बहुत शानदार शरद जी, आपने बिल्कुल एक 1 बाय 1 बता दिया कैसे रीढ़ की हड्डी पर हमला हुआ है, और तुर्की को उसकी औकात दिखाना भी जरूरी है। हालांकि देखिए जो मुसीबत में होता है उसके साथ भारत खड़ा होता है, लेकिन जो पीठ में छुरा भोंके आतंक को, आप सीधे सीधे आतंकियों के साथ हो गए। एक ऐसा देश जो आतंक का पनाहगार पूरी दुनिया कह रही है, उसमें तुर्की अपनी राजनीति को देखते हुए, वो जो उनके अपने इस्लामिक राष्ट्रों की राजनीति है, अंशु जी वो मजबूरी भी बताइए, और कितना असर पड़ने वाला है तुर्की पर, इस पर अपनी बात भी रखिए। प्रवीण जी, मेरे माननीय को पैनलिस्ट ने जहां बात खत्म की है वहीं से आपका प्रश्न लेकर मैं बात शुरू करना चाहती हूँ कि बिल्कुल आर्थिक स्तर पर देखें और दूसरे मोर्चों पर, रणनीतिक और कूटनीतिक मोर्चों पर देखें तो अब भारत ने तुर्की का एक मुकाबला करना, काउंटर मेजर करना शुरू किया है, क्योंकि हमने तुर्की की हमेशा सहायता की। वहां जब इतना बड़ा भूकंप आया, हमने सबसे पहले राहत सामग्री और सहायता वहां भेजी, लेकिन इसके बावजूद हम लगातार देख रहे हैं। देखिए, ये एक इंस्टेंस नहीं है कि पाकिस्तान को ड्रोन्स भेजे या मिलिट्री इंटरवेंशन किया, पाकिस्तान की मदद की। प्रवीण जी, लगातार यूनाइटेड नेशंस के मंचों से तैयब अर्दोगान को हमने एंटी इंडिया बोलते हुए देखा है। हमने जब धारा 370 को जम्मू एंड कश्मीर से एब्रोगेट किया था, ये तब भी रीड बिटवीन द लाइन देखें तो भारत के अगेंस्ट बोले थे, और ये लगातार कश्मीर का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मंचों से उठाते आए हैं। तो प्रो पाकिस्तान तो तुर्की शुरू से हमें दिखाई पड़ता है। अब हम ये देखें, नाटो का एकमात्र मुस्लिम देश है, यदि इतिहास में जाएं तो ऑटोमन एम्पायर रहा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि इस्लाम का जो झंडा है, जो तुर्की अपने पास रखना चाहता था, वो आप देखिए कि ऑयल एंड गैस की जो ये इंडस्ट्री है, इसकी वजह से, फिर आप मक्का मदीना देखिए कहां पर है, इस वजह से तो खाड़ी देशों के पास एक दिखाई पड़ता है। तो तुर्की की अपनी एम्बिशंस है, तुर्की की अपनी एक हिस्ट्री है, वो अभी भी वो ऑटोमन एम्पायर की ग्लोरी में जी रहा है, और यही कारण है कि वो एक और नाटो के माध्यम से यूएस के साथ खड़ा नजर आता है आपको, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ।
दूसरी ओर आप देखिए वो पाकिस्तान जैसे देश को, भारत को अंगूठा दिखाते हुए सहायता पहुंचा रहा है, आतंकवाद को पनाह दे रहा है, आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है। तो अब भारत ने भी ये कमर कस ली है कि न सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर, रणनीतिक और कूटनीतिक मोर्चों पर भी टर्की का मुकाबला किया जाएगा। वो कैसे? तो भारत ये देख रहा है कि टर्की के जो क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी कौन है, तो आप वो देखिए तो ग्रीस है, अर्मेनिया है, साइप्रस है। तो इन प्रभावशाली शक्तियों के साथ अब अपनी विदेश नीति में कहीं ना कहीं एक चेंज करते हुए भारत एक व्यापक कूटनीतिक और रणनीतिक हमले की तैयारी करता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। जैसे आप यदि ग्रीस और अर्मेनिया को देखें तो ग्रीस के साथ हमारी पहले ही रक्षा और रणनीतिक साझेदारी हम उल्लेखनीय रूप से बढ़ा चुके हैं। समुद्री सुरक्षा के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं, हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मैरीटाइम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और पूर्वी भूमध्य सागर में जहां आप देखते हैं कि ग्रीस और टर्की के बीच में असर्शन को लेकर एक बड़ी टसल है, वहां पर अब हम नौसैनिक सहयोग के माध्यम से ग्रीस को आगे बढ़ाने का विचार कर रहे हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर टर्की अपनी एम्बिशंस को लेकर लंबे समय से आपको ग्रीस के अगेंस्ट दिखाई पड़ता है। तो ये एक टर्की के खिलाफ एक रणनीतिक और सामरिक जवाब होगा। आप देखिए साइप्रस के साथ, आप देखिए अर्मेनिया के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कूटनीतिक जवाब है। और मेरे को पैनलिस्ट ने बड़े अच्छे से बताया कि कैसे अभी हाल फिलहाल हमने ये टैक्टिकल हमला क्या किया है कि हमने एक टर्की का हर क्षेत्र में बहिष्कार करना शुरू किया और इसमें जनता और अलग अलग लोग, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी मिल रहा है। मेरा विश्वविद्यालय, मुझे बहुत गर्व होता है कहने में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने और जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी कुछ टर्की के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जिनके साथ एमओयूज थे। इन एमओयूज को रद्द कर दिया गया जब हमने देखा कि कैसे टर्की प्रो पाकिस्तान बोल रहा है, पाकिस्तान के सपोर्ट में खुल के खड़ा है। तो निश्चित तौर पर जब पूरा देश हर डायमेंशन से साथ मिलकर के साथ में बढ़ेगा, आगे आएगा, तो टर्की जैसे देशों को हम एक बहुत बढ़िया जवाब दे पाएंगे। और सिर्फ टेक्टिकल आज के लिए नहीं, स्ट्रेटेजिक लंबे समय के लिए। अब हम देखते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री कितना सपोर्ट करती है। आह्वान तो किया गया है और मुझे लगता है पूरे तरीके से सपोर्ट करेगी, क्योंकि तुर्की की कमाई इससे भी हो रही थी, कई फिल्मों की शूटिंग होनी शुरू हो गई थी, अब ये भी रुकेगा और बहुत सारी चीजें हैं जो तुर्की को घुटनों पर ला देगी। लेकिन शरद जी, एक सवाल ये भी आता है कि हम जानते हैं पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा अपनी जगह है, इसके बावजूद वो गिड़गिड़ाया है, उसके डीजीएमओ ने भारत को फोन किया, वो इधर उधर भागा है, बचा लो करता रहा है। यही काम तुर्की भी कर सकता है। हो सकता है पीछे से वो कहे हमारी राजनीति थी, हमको साध के चलना था, लेकिन बाद में आके भारत को मनाने की कोशिश करे। भारत के स्टैंड को कैसे देखेंगे फिर? देखिए, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस है। इसमें पाकिस्तान ने खूब गिड़गिड़ा लिया। पाकिस्तान का कल परसों फिर एक चिट्ठी आई कि साहब इंडस वाटर ट्रीटी की आप पानी छोड़ दीजिए, अब भूल जाइए, अब वो दिन चले गए, बस वो दिन लद गए, अब आपने बहुत हो गया आपका। अब आपको देखना पड़ेगा कि भारत क्या कर सकता है। तुर्की को तो, टर्की को तो हमने टरका देना है, सीधी सी बात है। इनको टरका दीजिए, और खाली टरकाना ही नहीं, मैं तो ये भी कहूंगा कि देखिए, दुश्मन ने अगर किसी दूसरे का सहारा लेके वहां के वेपन्स हमारे पर फायर किए हैं, मुझे तो टर्की भी उतना ही जिम्मेवार इस हमले का लगता है जितना जिम्मेवार पाकिस्तान है। क्योंकि अगर आप हथियार दे रहे हैं उनको, और इसलिए हालांकि उनके हथियार चले एक भी नहीं, ये ऑपरेटर भी दिए, उनके ऑपरेटर मारे गए। शरद जी, हथियार तक तो बात ठीक थी, ऑपरेटर भेजे, यानी आप अपना आदमी भी भेज रहे हैं, मारा गया वो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि भारत ने जिस प्रकार पाकिस्तान पर ये पूरा ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन सिंदूर, मुझे हैरानी नहीं होगी डॉक्टर प्रवीण अगर ये ऑपरेशन सिंदूर को हम टर्की तक भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारे साथ ग्रीस, आर्मेनिया जैसे देश आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि टर्की बहुत समय से यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए उनके यहाँ जूते रगड़ रहा है, पर उनको टरकाया जा रहा है। वहां तो बोलते हैं टर्की को टरका दिया जाओ तुम, क्योंकि ये मुस्लिम देश है, वो नहीं लेते, वो स्वीकार नहीं करते हैं, उनके कुछ मापदंड है ईयू के, वो इनको लेने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूं टर्की की ये हिम्मत कहां से आई, इसलिए आई कि उसको लगता है अमेरिका उसके साथ में है। पर मैं आपको ये भी बताऊं, अमेरिका किसी का साथी नहीं है, वो किसी का दोस्त नहीं है। अगर आज भारत ये ऑपरेशन टर्की के ऊपर भी कर देता है तो टर्की का भी वही हाल होगा, वही हश्र होगा जो पाकिस्तान का हुआ है, वो भी घुटनों पे आ जाएगा, गिड़गिड़ाएगा। और मुझे लगता है ये होना लगभग तय हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं कि वहां से वेपन्स आए, वहां से ऑपरेटर्स आए जो आप बता रहे हैं, मुझे लग रहा है टर्की के ऊपर धीरे, देखिए आप पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ने क्या किया था, पहले बॉर्डर बंद किए, उसके बाद शिप्स आने बंद करी, उसके बाद ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया। और आप देखिए धीरे धीरे हम टर्की में भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि जो देश हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी।
मैं सीधा सीधा ये बात कहता हूं, और टर्की की कोई मजाल नहीं है ना हिम्मत है। एक कहावत होती है, अपना हम बोलते हैं जब दोस्त बैठते हैं आपस में, अरे ये मुंह और मसूर की दाल, हमारे से चौथी अर्थव्यवस्था है, चौथा हिस्सा है उसका। हम 4.19 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं, चौथी बन चुके हैं, वो $1.25 ट्रिलियन का भी नहीं है, उसकी कोई मजाल ही नहीं है हमारे आगे। मुझे लगता है एक सबक तुर्की और अजरबैजान को तो मैं किसी गिनती में ही नहीं लेता डॉक्टर प्रवीण, वो तो हमारे से $90 मिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं, $2 मिलियन मंगाते हैं। वहां तो बाकू कुछ इंडियंस को ना वो सस्ता बहुत लगने लगा था कि विदेश भी घूम आए, नाम हो जाता था कि विदेश हो आए, और होके कहाँ है, बाकू में हुआ है, वहां कुछ फोटो खिंचाई इंस्टाग्राम रील्स के लिए, चलो भाई फॉरेन ट्रिप हो गया, उसको मैं किसी गिनती में ही नहीं लेता हूं, उसकी तो छोड़िए। पर टर्की के मुझे लगता है हमें एक कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, इनको सबक सिखाना चाहिए, जिससे और कोई देश कल को पाकिस्तान जैसे इसका, और सबसे बड़ी बात शरद जी, इसका आउटकम यानी ये दिखना भी चाहिए। और मैं दावे से कह सकता हूं, भारत ने जो कदम उठाए ना, आप आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे इसका असर कैसे दिखेगा, जब तिलमिलाते हुए ये देश जो आतंक के साथ खड़े दिखाई दिए, आतंक के साथ रिश्तेदारी निभाते दिखाई दिए। डॉक्टर अंशु, एक हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया जो टर्की ने बात इस्तेमाल करी, यानी पाकिस्तान के साथ इसलिए चले जाओ कि इस्लामिक देश है, इस दुनिया को आपने वैसे ही तोड़कर रख दिया। एक बहुत गलत मैसेजिंग एक ऐसे देश के लिए जो भूकंप जैसी विभीषिका में आपके साथ खड़ा था। और आप क्या कहते थे, आने वाली नस्लों को बताएंगे कि भारत आपका दोस्त है, देखिए भारत ने हमारी कैसी मदद की। यह चरित्र है तुर्की का जो निकलकर सामने आया। निश्चित तौर पर, और आज से नहीं, मैं फिर कहूंगी कि पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जब कूटनीतिक मंचों की बारी आती है तो वहां पर हमें तुर्की के प्रधान भारत के खिलाफ ही बोलते हुए नजर आते हैं। इसके बावजूद हमने तुर्की की जब वहां भूकंप आया तो हमने सहायता की। हम शायद ये चाहते होंगे कि दुश्मनी से भला ये है कि हम एक न्यूट्रलिटी कायम करके रखें, लेकिन समय आने पर तुर्की ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। मैं आपको दूसरे कोने की ओर भी ले चलूं। हम सभी जानते हैं कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खाड़ी देशों की यात्रा पर हैं। वहां तुर्की के मीडिएशन पर, तुर्की के कहने पर ट्रंप ने लंबे समय से जो सीरिया पर सैंक्शंस लगे हुए थे, उन सैंक्शंस को हटा लिया है। और वहां के, यदि हम प्रधान को देखें, सीरिया के जो वर्तमान राष्ट्रपति, हम सभी जानते हैं कि वो एक लिस्टेड आतंकवादी है, वो अलकायदा से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा है, वो लंबे समय तक ईरान में स्थित यूएस की जेल में रहा है। इसके बावजूद ट्रंप क्या आशा जता रहे हैं तुर्की के कहने पर कि भाई हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, सीरिया से हम ये चाहते हैं कि वो इजराइल को मान्यता दे दे। और ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, सीरिया लंबे समय से ईरान का अलाई रहा है, एंटी इजराइल है, वो प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है उस रीजन में, ताकि इजराइल के खिलाफ वो प्रॉक्सीज हमले कर सकें। तो अब वहां पर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिएटर खुल चुका है। और तुर्की को, अभी मेरे को पैनलिस्ट कह रहे थे कि भारत वहां आक्रमण करे या भारत तुर्की को जवाब दे। हम मिलिट्रली जवाब नहीं दे सकते हैं, टेक्निकली हम ये भी समझे प्रवीण जी, तो हमको आर्थिक और सामरिक और कूटनीतिक मोर्चों पर ही जवाब देना होगा, क्योंकि टर्की एक, एट द एंड ऑफ द डे, नाटो मेंबर नेशन है। और नाटो का ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का नियम है कि किसी एक देश की संप्रभुता पर हमला कलेक्टिवली पूरे नाटो के जो सदस्य देश हैं उन पर हमला माना जाता है, और फिर वो एक जवाबी फिर कार्रवाई के तहत टेक्निकली नाटो के बाकी के जो मेंबर नेशंस हैं उनको जवाब देना होता है। तो टर्की को अभी हम इसीलिए कूटनीतिक तरीके से जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। और हम वैसे भी एक अग्रेसर देश नहीं है, हम किसी भी देश की सीमाओं के भीतर जाकर के, पाकिस्तान की सीमाओं में हम अभी नहीं घुसे हैं। अभी तो हमने बॉर्डर के इस पार से ही मिसाइल से अपने कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस मैकेनिज्म को और एयर हमारा जो मिसाइल मैकेनिज्म है उसको दिखाते हुए हमने तमाम ये जो आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान के अंदर घुस के बिल्कुल नष्ट किए, लेकिन सीमा के पार हम नहीं गए। तो फिर ये अभी जो वर्तमान स्थितियां हैं उसमें ये हमें समझने की बात है कि तुर्की जैसे और भी जो देश हैं, जैसे अजरबैजान है, और भी जो देश हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हुए, पाकिस्तान का समर्थन करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं, तो हम वैश्विक समुदाय से उनके बारे में प्रश्न पूछें। हम ये भी याद रखें कि इस पूरी सिचुएशन में बात आपकी सही है, बात आपकी सही है डॉक्टर अंशु। मैं पाकिस्तान को ऋण दिया है। जी, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन एक बात यह भी देखनी होगी कि हम जानते हैं कि भारत की एक नीति और रही है। हम हमेशा से जानते हैं कि हम अकेले हैं। हमको ये पता है कि कोई दोस्ती यारी सब चलती है, लेकिन सब अपना अपना सोचते हैं। और भारत ने अगर खुद को खड़ा किया तो अपने दम पर किया है, और आज तक इस्तेमाल हुआ, इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन शरद जी, याचना नहीं अब रण होगा कि जब मुद्रा में आप आते हो
तो क्या आप फिर इस बात को भी नजरअंदाज करते हो कि ट्रंप बाबा जो कभी कुछ आप गलवैया भी करते हो, बहुत अच्छा दोस्त भी बताते हो, और नीतियों में वो बात नहीं दिखाई देती है, नीतियां आपकी उलट, तो इनको भी थोड़ा सा समझाना पड़ेगा या कोई तरीका हो सकता है? बिल्कुल समझाना पड़ेगा। डॉक्टर प्रवीण, पहले तो मैं हमारी जो को पैनलिस्ट है माननीय, उनसे थोड़ा सा मैं यहाँ डिफर करता हूँ। नेटो के डर से हम किसी ऐसे देश की ऐसी हरकतें सहती रहे, मुझे नहीं लगता भारतीय आर्म फोर्सेस इस बात को स्वीकार करेंगे। भारतीय आर्म फोर्सेस बहुत सक्षम है। नेटो छोड़, नेटो का बाप भी आ जाए यहाँ पर तो उससे भी हम डरने वाले नहीं। हम डर के किसी एक देश के ड्रोन दूसरे देश में जाएं और वो सीमा पार करके हमारे यहाँ हमला करें क्योंकि वो नेटो है, आई एम सॉरी, ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता। मैं उनकी इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। मैं दूसरी बात से सहमत नहीं हूं, उन्होंने ये कहा कि भारत ने उनके यहाँ घुसे नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं, हमारे एरोप्लेन वहां गए हैं, वहां जाके मिसाइल फायर करे हैं, वापस आए हैं। उनके बाप की मजाल नहीं थी कि हमारे एरोप्लेन को वो इंटरसेप्ट कर सके या उनके रेडार सिस्टम फेल हो गए। हमने यहां से भी मिसाइल दागी है, हमने उनकी एयर स्पेस में जाके भी मिसाइल दागी है। तो मुझे लगता है उनको अपने तथ्य ठीक कर लेने चाहिए। दूसरी बात आपने ट्रंप की कही, देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, चचा ट्रंप मैं उनको बोलता हूं, वो मुझे लगता है अब ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, क्योंकि वो सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। 4 बार तो वो सीज फायर पे पलट चुके हैं और कितनी बार वो चाइना पे पलट चुके हैं, आप शायद गिनती छोड़ देंगे उसकी। कभी कहेंगे चाइना पे टैरिफ लगाएंगे, कभी कहेंगे नहीं लगाएंगे, अगले दिन सुबह लगाएंगे, अगले दिन सुबह रियायत दे देंगे। मुझे याद है मैं आपके शो पे था, कुछ हफ्ते हो गए इस बात को, और जिस दिन ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ था, मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि ट्रंप साहब को ये टैरिफ वापस लेने पड़ेंगे। और आप देखिए, और सारे पैनलिस्ट ये कह रहे थे नहीं अब तो ये लग गए, हमेशा के लिए लग गए। मैंने कहा आप देखते जाइए क्या होता है। और अगले ही दिन 2 दिन बाद आपको ये सारी पलटी मारनियां शुरू हो गई। तो ट्रंप साहब की बात पे तो आप सच पूछे, निजी तौर पे राष्ट्रपति हैं एक बड़े देश के, मैं उनकी इज्जत करता हूं, पर मुझे यकीन उनकी बात पे 1% का नहीं है। वो जो भी बात कहते हैं, भले ही उन्होंने मुझे खूब याद है किसी बात पे मुझे जी, खूब याद है मुझे शरद जी, आपने बात कही थी, बिल्कुल ठीक भी निकली। मैंने उसको बाद में कोट भी किया, हालांकि ये माहौल बिल्कुल बदल चुका है। आप वैसे तो समय खत्म हो गया, लेकिन क्योंकि डॉक्टर अंशु का आपने नाम लिया है तो एक छोटा सा आपका जवाब मैं चाहूंगा डॉक्टर अंशु। आप, मैं अनुत्तरित नहीं छोड़ना चाहता उस बात को, लेकिन संक्षेप में क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। नहीं प्रवीण जी, बिल्कुल मेरे जो को पैनलिस्ट हैं वो बहुत अच्छे अर्थशास्त्री होंगे, पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध जानने के लिए मैं उनको सिर्फ इतनी सलाह दूंगी कि पिछले 1 हफ्ते के जो प्रेस ब्रीफ से हमारी सरकार के, जो हमारे तीनों सेना अध्यक्षों ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने प्रेस को ब्रीफ किया है, उसको वो सुने तो उन्हें तथ्य समझ में आएंगे। और इस तरह से हम चैनल पर इंटरेस्टिंग देखिए, मुझे तो जब दो मत मिलते हैं, और नेटो कितना बड़ा मिलिट्री संगठन है हम सब वो ठीक है, लेकिन डॉक्टर अंशु एक बात ये आई कि नेटो के डर अब किसी का नहीं, डर किसी का नहीं। जब हमारी नीति ही नहीं है, हम किसी पर आक्रमण नहीं करते। खैर, इसको अब मुझे ये समझ में आ गया कि एक ऐसा मुद्दा है जिसको थोड़ा लंबा चलाना पड़ेगा, इस पर थोड़ी लंबी बात करनी पड़ेगी और आप दोनों के साथ करनी पड़ेगी। डॉक्टर अंशु, आपका बहुत शुक्रिया। शरद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।